हवाले से पूछूंगे सदार ने, चले पाकिस्तान। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये जो डायलॉग है, अगर आप इसको देखिए, ये थर्ड इन द सीरीज है, तीसरा डायलॉग है, और ये करीब 2-3 महीने पहले होना था। कोविड की परिस्थिति के कारण थोड़ा डिले हुआ है। अब की बार अगर आप देखेंगे तो 7 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। अब तक जो डायलॉग हुआ उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, अब 7। और इसमें जो हमारी CIS की कंट्रीज है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब भी आए हुए हैं। रशिया आया है इसमें, और सबसे इंपॉर्टेंट है रशिया का आना, जो एक बड़ा पावर है, और ईरान भी इसमें आया है। अब रही बात 3 कंट्रियां क्यों नहीं आई। पहली बात तो पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल मजबूरियां हो सकती है। पाकिस्तान अपने आप को सेंटर पॉइंट बनाता है तालिबान को और अफगानिस्तान का, जो कि वाकई में है नहीं। तो उनके वो नहीं आया। यूसुफ साहब का स्टेटमेंट एक बड़ा अजीब सा आया था, भाई इंडिया इज स्पॉइलर, तो वो कंस्ट्रक्शन कैसे हो गई। भाई 400 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने के बाद, 3 बिलियन लगाने के बाद, डैम, पूल, स्कूल, लाइब्रेरियां बना के बाद इंडिया स्पॉइलर कैसे की, ये शायद यूसुफ साहब भी जाने। चलिए कोई बात नहीं। और मतलब ISI जब वहां पाकिस्तान तालिबान की सरकार बनती, ISI के चीफ वहां मिलते हैं। तालिबान को सपोर्ट आप करते हैं, ISIS को सपोर्ट आप करते हैं, हक्कानी नेटवर्क को आपने बनाया, और इंडिया स्पॉइलर है। चलिए अलग पॉलिटिकल मसला छोड़ देते, कोई बात नहीं। देखिए चाइना का जहां तक बात है, चाइना ने बोला है कि हमारे पास मसरूफियत है, कि भाई शेड्यूलिंग नहीं है। देखिए फखर भाई, अगर आप डिटेल में जाएंगे तो चाइना का केवल एक इंटरेस्ट है, एक छोटा सा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, वो है सिंजियान। वो चाहते हैं कि तालिबानी सिंजियान में इंटरफेयर न करे, उसके आगे उन्हें कोई मतलब नहीं। जो वो उग्रों के साथ कर रहे हैं वो कहानी चलती रहे, आप इंटरफेयर मत करो। सबसे पहला एड देने वाला कौन? चाइना। सबसे पहला लगभग सपोर्ट की बात करने वाला चाइना, और आज गोल हो गए। अब अफगानिस्तान को क्यों नहीं बोला, जो आपने सबसे अच्छा पॉइंट बोला। देखिए हम तालिबान की गवर्नमेंट को मानते ही नहीं, ना पहले रिकॉग्नाइज किया था, ना अब रिकॉग्नाइज करें, ना आगे रिकॉग्नाइज करेंगे। 2 मेन एजेंडा थे समिट के, सबसे 2 वे में। पहला एजेंडा था फगर भाई की जो अफगानिस्तान की जमीन है, इससे इंटरनेशनल टेरर का ये अड्डा या कैंप ना बने, क्योंकि हमें पता चाइना वहां पैसा लगा रहा, हमें पता तालिबानियों के पास पैसा नहीं, हमें पता वहां हालत खराब है। दूसरी बात जो सबसे बड़ा विषय है, वहां जो इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जो वहां ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए, जो वहां दवाई चाहिए, जो वहां खाना चाहिए, पीना चाहिए, पानी चाहिए, सर्दी आ रही है, राइट, हालत वहां खराब है। जो ह्यूमैनिटेरियन एड वहां कैसे पहुंचाया जाए। पहले भी जो भी एड इंडिया ने दिया था, करीब 400 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए थे, वो अफगानी लोगों के लिए था। वो जो कॉमन आदमी है ना सड़क पे, जिसे तालिबान से मतलब नहीं, जिसे अशरफ गनी से मतलब नहीं, जिसे हामिद करजाई से मतलब नहीं, उसके लिए एड था। लाइब्रेरी बनाई जाती है बच्चों के लिए, डैम बनाया जाता है हर एक के लिए, पार्लियामेंट तो पूरे नेशन के लिए बनाया जाता है। ठीक है सर। तो ये 2 मेन मुद्दे थे। अब इसमें से हमने अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है उसको इनवाइट ही नहीं किया था, तो उनके आने का मतलब ही नहीं है। अब रशिया वगैरह को ये हम डिस्कस करें, भाई कल को ये टेररिज्म का अड्डा ना बने, और वहां से अगर टेररिज्म एक्सपोर्ट होने लगा तो दुनिया भर के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। और कई बात पाकिस्तान की, वो तो मैंने बताई थी, चाइना का भी स्टेक होल्डर था ही नहीं। चाइना ने, आप बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया अफगानिस्तान में, पर चाइना के सबसे ज्यादा स्पाई भी अफगानिस्तान में पकड़े गए। अभी आप तो खुद पठान है और माशाल्लाह आप तो ये जानते ही है कि एक बार बताइए, हामिद करजाई साहब को, अशरफ गनी, हामिद करजाई छोड़िए पुराने, अशरफ गनी साहब को 2-4 बड़े वॉरलॉर्ड, दोस्तुम खान, ये सब अश्योरिटी देते हैं, हम आपके साथ हैं, हम मजार शरीफ को गिरने नहीं देंगे, आपके साथ लड़ेंगे, और बिना एक गोली चलाई ताजिकिस्तान भाग जाते हैं। अब इनको फंड किसने किया, किसने पैसे दिए? पाकिस्तान ने तो दिए नहीं। अब ये पैसा आया ISI के थ्रू चैनल होके गया, पैसा आया चाइना से, क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट है, सिंजियान उन्हें चाहिए। और तालिबानी क्या कहते हैं? कहते हैं जी हमें सिंजियान दिखता नहीं, हमें उगर पता नहीं, सिंजियान में कुछ होता नहीं, कलर ब्लाइंड, मतलब उगर नाम का वर्ड हमारी डिक्शनरी में है नहीं। एक सुमित जी, एक कल स्टेटमेंट में पढ़ रहा था डोनाल्ड ट्रंप साहब की है वो, और उन्होंने, नजर आ रहा है कि इतना झूठ है, क्योंकि वहां ग्राउंड पे एस्टिमेट लगाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा था करीब 400 या 800 बिलियन डॉलर का इक्विपमेंट आप वहां छोड़ गए अफगानिस्तान में, ये उनका क्लेम है, मुझे नहीं पता कितना। बट बगराम एयरबेस का पॉइंट आपका 101% सही है। बगराम एयरबेस को चलाने के लिए या तो उसको चाइना वापस खड़ा कर सकता है, या USSR या अमेरिका, क्योंकि जिस लेवल का वो एयरबेस है, पैसा बहुत लगेगा और टेक्नोलॉजी बहुत चाहिए उसको खड़ा करने के लिए। US ये क्लेम करता फकर भाई कि हमने जो भी गए पीछे कुछ भी नहीं छोड़ गए, पर आपने ब्लैक हॉक भी उड़ते देखे। ब्लैक हॉक कौन उड़ा रहा है? ब्लैक हॉक तालिबानियों के पास तो है नहीं, किसने दी ट्रेनिंग? ब्लैक हॉक कोई छोटी मोटी मशीन है नहीं, हविया खूब दिगुमिया
आपने देखा हम भी खूब देखी, हेलीकॉप्टर गनशिप भी उड़ाए देखे। हाँ, कुछ तालिबानी हेलीकॉप्टर के पंखों पे झूला जरूर झूल रहे थे, वो अलग विषय है, पर हमने वहां देखा कुछ वहां वर्किंग आर्सनल जरूर है। और अगर मैं दुनिया में, इसमें हमारे नेशनल टीवी पे काफी डिबेट हुआ था, 3 ही कंट्री जो बगराम को चला सकती, यूएस चलाएगा नहीं, रशिया का इंटरेस्ट है नहीं, तीसरी कंट्री जो चला सकती जिसके पास पैसा भी है, टेक्नोलॉजी भी, वो है चाइना। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये जो अप्रेंशन है, ये जो डाउट है, बिल्कुल मायने है। चाइना वहां जाना चाहेगा क्योंकि चाइना के पास, देखिए चाइना की टेक्नोलॉजी आती है कॉपी करके, ऐसी बहुत सी चीजें वहां हैं जो चाहे फ्लाइंग के काम आए ना आए, पर एक आइडिया लेने कॉपी के काम आए। अबूटाबाद में जो हेलीकॉप्टर गिरा था यूएस का, उसके टुकड़े चाइना क्यों ले गया? क्योंकि उन्हें ये पता लगा रहा है जो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर है बनता कैसे, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है। तो चाइना एक पावर है जो बगराम पे काबिज और हावी हो सकता है। मैं 101% सहमत हूँ आपकी। ओके, अच्छा, एक तो ये है कि मतलब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस रीजन के अंदर हिंदुस्तान, मेरे ख्याल उनका सबसे इस वक्त करीबी दोस्त है अमेरिका का, ये चीज़ हमें नज़र आती है। दूसरी तरफ चाइना, जिस तरीके से उनके हम स्टेटमेंट सुनते हैं या ऑन ग्राउंड तैयारियों को देखते हैं, बल्कि अभी एक हफ्ते है कि अगर एक ही पर्पज रीजन में अभी कोई थ्रेट है, मैं ये भी नहीं मानता इंडिया पाकिस्तान में कोई लड़ाई होगी या कोई थ्रेट है। देखो, नोबडी कैन अफोर्ड वॉर। पाकिस्तान, अब ये तालिबानियों का इम्पैक्ट रेडियस जो बहुत कम है, इनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं कि बहुत बड़ा ये कहीं बहुत ज्यादा काम कर सके। अब अभी जहां अगर एशिया वर्ल्ड पीस को कहीं खतरा है, अगर एक बहुत बड़े युद्ध की संभावना बनती है, वो केवल चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट के साथ बनती है, और कोई अभी रीजन ही नहीं है। एक टाइम में यूएसएसआर था, पर कोल्ड वॉर खत्म हो गई, यूएसएसआर अपने जो उन्होंने एरिया पकड़ रखा है, सीआईएस कंट्रीज, उसमें वो बिल्कुल शांत है। अभी ये जो चाइना है, चाइना में देखिए एक बहुत बड़ी चीज आप देख रहे हो, देखिए पावर वहां है नहीं, एक्सपोर्ट्स डाउन है, रेमबी उन्होंने 25 साल से कंट्रोल कर रखा, एक ही करेंसी है जो 25 साल से कंट्रोल कर रखी, एक्सपोर्ट्स उनके डाउन है, फ्रेट 5 गुना हो चुका है। अब दुनिया में, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, दुनिया में कहीं पावर नहीं कट रहा भाई, चाइना में कट रहा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में इंडस्ट्रियल आउटपुट कम है। और सबसे बड़ी चीज फखर भाई, ये जो जी जिनपिंग है ना, ये चाइना से बाहर क्यों नहीं जा रहा? कोई भी इंटरनेशनल समिट हो, पूछो भाई, सिंगापुर जैसे छोटे मतलब कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आ रहा, मलेशिया से आ रहा, अर्दोगन साहब उड़ के आ रहे हैं, सब जा रहे हैं, मोदी जी गए, जो बाइडेन गए। ये जो जी जिनपिंग है, ये क्यों कहता मैं भाई मैं जी दूर से एड्रेस करूंगा, लाइव एड्रेस करूंगा, ये चाइना छोड़ के क्यों नहीं जा रहा? हकीकत ये है कि ये अपनी तीसरी टर्म चाहता। पीछे इन्होंने 132 फाइटर जेट्स इन्होंने ताइवान की एयर स्पेस को इन्फिल्ट्रेट कराए, जब अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया विल प्रोटेक्ट ताइवान। मतलब यहाँ गलवान का इंसिडेंट हुआ, है इंडिया के साथ पंगे, वहां जापान के साथ पंगे, और अब जब देखा कोई पकड़ नहीं रहा, सीधा सीधा पेंटागन को धमकी ठोक दो, जी हम तुम्हें देख लेंगे। इन्होंने बोला हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया। अब इन्होंने क्या किया, कितना किया, कुछ नहीं पता। चाइना कुछ भी बोल सकता है, वो तो ये कहता है J-17 F-35 से ज्यादा चलता है। 2 मेटलिक पाइलॉन अडेप्टर लगाए, बोला इनको तेल की टंकी में कन्वर्ट करेंगे, इससे डबल रेंज हो जाएगी। ये मैं टेक्निकल फैक्ट बता रहा हूँ आपको। एनीवे, तो अब जी जिनपिंग की जो अभी जो चाइनीज इकोनॉमी में क्रैक्स है, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है, एसएमईज के लोज डिफंक हो रहे हैं। आपने पीछे देखो 3 ट्रिलियन का क्रैक डाउन किया अपने टेक पे, 150 बिलियनर वहां फकर भाई गायब है, मिसिंग। लेकिन वन सेंटेंस सर। जी जी जी, ये जो चाइना की हालत है, चाइना को अभी चाहिए धमाका, लोगों को साथ रखने के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी को साथ रखने के लिए, कम्युनिज्म को जिंदा रखने के लिए धमाका चाहिए। जब आदमी डेस्परेट होता, आप जानते हैं, जब आदमी डेस्परेट होता वो कुछ भी हरकत करता है। तो ये जो अमेरिका को धमकी देना, ये जो ये करना, ये जो वो करना, अगर जिसको करना तो वो तो बताता ही नहीं। एनी ऑफेंस, सरप्राइज इज द की एलिमेंट। अगर आप सरप्राइज ही उठा के दे रहे हो तो सोचा क्या? अच्छा, सुमित जी, एक तो ये चीज के लग रहा है कि जिस तरह अगर वो इस्तीफा ढमकाई। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मेरे हिसाब से, मैंने जो मेरा राइटेड पर्सपेक्टिव, आप देखिएगा 2019 में सर, मार्च में मैंने आर्टिकल लिखा था, बिगेस्ट थ्रेट टू वर्ल्ड पीस इज चाइना। 31 दिसंबर 2020 मैंने कहा चाइना इज ब्रीविंग ए इकोनॉमिक पेंडेमिक, गार्डियन में आया था आर्टिकल मेरा, अभी अवेलेबल है, भेज भी दूंगा ऑनलाइन। तो अब मेरा ये मतलब था, अभी जो सबसे बड़ा वर्ल्ड थ्रेट है वो है चाइना, क्योंकि जी जिनपिंग बहुत एम्बिशियस है। आपने अरब बादशाह की बात की, उनसे आगे हैं ये, शहनशाह, बादशाह, आलम पना, जहां पना, सब है ये मतलब अरब बादशाह का भी था, भाई ठीक है, कल को मेरा बेटा बनेगा, ना बेटा ना आगे, मैं ही हूं, जब तक आखिरी सांस है मैं हूं। देखिए, ये जो सेटअप है, ये अब आज दुनिया में चलता नहीं है।
ये सेटअप आज चलने वाली चीजें नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, फखर भाई, किसी को चाइना की हिस्ट्री पढ़नी, इतना सा था चाइना, आज इतना बड़ा हो गया चाइना। कैसे हो गया? पामेरेंज किसने खाई? तुर्कमेनिस्तान किसने खाया? आज तिब्बत किसने खाया? ये जो सिंजियान हम कहते हैं, ये भी इन्होंने ऑक्यूपाई किया है। सारी जो टेरिटरीज है, इतने चाइना से इनर मंगोलिया आज इतना बड़ा हो गया। चाइना बिना एक्सपेंशनिज्म के रह नहीं सकता, क्योंकि कम्युनिज्म पार्ट में जो हिसाब किताब होता है ना सक्सेस का, वो सिर्फ इससे होता आपने कितनी जमीन मतलब ना कब्जे में ले ली। ये जो पुराना हिसाब था ना आज से 1000 साल जो मंगोलियंस करते थे, शायद उसी तरह का है ये। बिल्कुल, आपने कितनी जमीन ले ली। अब देखिए क्या होता है, पॉलिट ब्यूरो में 20 बुड्ढे बैठेंगे, वो बोलेंगे अच्छा तुम्हारा अचीवमेंट क्या है जी? देखो जी, मैंने देखिए आज वो ताजिकिस्तान का कहता 45% एरिया मेरा है, क्योंकि मेरे परदादा ने एक मैप बनाया तो उसमें ये मेरा था। जापान का आधा हिस्सा उसका है, इंडिया का आधा अरुणाचल कहता है, लद्दाख मेरा कहता है। चाइना एक वाहिद कंट्री है भाई, उसके 20 कंट्रियों के साथ 22 कंट्रियों के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट है, जबकि 22 कंट्रियों के साथ उसका बॉर्डर भी नहीं लगता, बॉर्डर ही नहीं लगता। एग्जैक्टली 22 कंट्रियों के साथ डिस्प्यूट है। वो एक ऐसी कंट्री कहता है देखो मेरे परदादा के खाब में ये जगह आई थी भाई, ये तो मेरी। अब पॉलिट ब्यूरो में हिसाब क्या होता है? मान लीजिए हम कहते हैं हमने जी इतना एरिया ताजिकिस्तान का ले लिया, उसकी एक वैल्यूएशन आएगी, ये $10 ट्रिलियन है, ठीक है, तुमने $10 ट्रिलियन का एडिशन किया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये हमारे हिसाब नहीं से चलती, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एजुकेशन, ये जो मॉडर्न चीजें हैं, ये उस हिसाब से नहीं चलती। कितनी जमीन लाए, उसकी वैल्यू कितनी है, वो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है। तुमने चाइना को कितना बड़ा किया। इसलिए एक सेकंड सर, इसलिए मैं चाहूंगा अगर कोई सोचता, पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, मैं पाकिस्तान विशेषकर की बात कर रहा हूँ या कोई भी हो, अगर वो सोचता चाइना उसका दोस्त है, नहीं भाई साहब, उसको आपकी जमीन चाहिए, आज चाहिए, कल चाहिए, परसों चाहिए, चाहिए ही चाहिए। ये उसकी 100 साल की हिस्ट्री उठाइए। अच्छा ठीक है। अच्छा एक तो सुमित साहब, एक तो जिस तरीके से अग्नि तक वो हिट को जो है वो हिट कर सकते, उन्होंने कहा, बल्कि हमारा कोई मतलब ये इस वक्त मसला है चाइना का ये मिजाज रेंज में हल्का फुल्का हो जाए ना, पराठे जल जाए तो वो खबर आ जाती है, बड़ी बड़ी खबरें छुप जाती है, ये है दिक्कत है। अब अग्नि 5 जिस दिन था उस दिन पता नहीं कौन सा क्या चल रहा था, एनीवे चलिए उसमें नहीं जाते। अग्नि 5 में 5 चीजें फखर भाई जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को। पहली बात, आपकी बात जो लॉन्च किया है, इसमें तो पिछले 10-12 साल से काम चल रहा है। अग्नि 5 की देखिए 1 2 3 तरह की रेंज होती है मिसाइल्स में, डिक्लेयर्ड रेंज, एक्चुअल रेंज और एक्सपेंडेबल रेंज। डिक्लेयर्ड रेंज 5000 किलोमीटर है। 5000 किलोमीटर का मतलब है चाइना का हर शहर अब टारगेटेबल है, पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको बिल्कुल समरी में बताऊंगा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन। तो इसका मतलब है आप इसको कैनिस्टर फॉर्म में लॉन्च कर सकते हो। कैनिस्टर फॉर्म का मतलब होता है इसके 3 टुकड़े आपने कर लिए, 3 ट्रकों में डाल दिए, कहीं लाए, और आप इसको मोबाइल लॉन्चर से, मोबाइल अब क्या जो मिसाइल्स यूजुअली साइलोज में रखे जाते हैं, ट्रेन से भी शायद हो सकता है, ट्रेन से भी कह रहे थे कि इसको आप लॉन्च कर सकते हैं। मैं उससे कह रहा हूँ, जो साइलोज है ना, साइलोज हमें पता चाइना के कहा, चाइना को पता हमारे कहा, हमें पता पाकिस्तान के कहा, पाकिस्तान को ये पता होगा हमारे साइलोज का 90% पता होगा, हमें जो भी है 80-90%। अब ये जो मोबाइल लॉन्चर है, मान लीजिए मैंने जो हमारा आईसीबीएम है, इसको 3 ट्रकों में डाला, घुमाया, एक जगह पे गया बॉर्डर के पास, इसको असेंबल किया और लॉन्च किया मोबाइल लॉन्चर से। वो ट्रेन भी हो सकती है, वो ट्रक भी हो सकती है, और वो स्टेशनरी लॉन्चर भी हो सकता है। तो जो अभी इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, पर यहाँ जो बात चल रही है, जो मीडिया में हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रही है, मोबाइल लॉन्चर से टेस्ट किया, मोबाइल लॉन्चर से इसकी अब आपको ये उड़ीसा से चलाने की जरूरत नहीं, आप इसको बिल्कुल चाइना के बॉर्डर के पास लेके चला सकते हो। तो 1000-2000 किलोमीटर का और एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि 5000 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस ग्राउंड पे बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात, अगर ये कैनिस्टर फॉर्म है तो इसको डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है। तीसरी बात इसमें जो आई है, जो रशियन मीडिया ने भी रिपोर्ट किया था, इसकी एक्सपेंडेबल रेंज जो है वो 10,000 किलोमीटर तक है। जो अग्नि 6 पे काम हो रहा है उसकी डिक्लेयर्ड रेंज इज 8000 किलोमीटर। 5000 के रेंज में आते ही ये बन जाता है आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि अब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाता है। और इसमें एक और बात, एक इसमें सिस्टम है, विदाउट गेटिंग मोर इनटू टेक्निकलिटीज, आप इसमें कई सारे न्यूक्लियर वॉरहेड लगा सकते हो। जब ये टेरिटरी में जाएगा तो ये कई सारे ये नहीं लेगा, ये कई सारे वॉरहेड ले सकता है, और एक को यहाँ डाल दिया, एक को यहाँ डाल दिया, एक को यहाँ डाल दिया, एक को यहाँ डाल दिया। और एक लास्ट पॉइंट है जो मिनिमम कॉमन डेटरेंस है, इंडिया चलता है ऑन द पॉलिसी मिनिमम डेटरेंस, कि अगर आप हम पे हमला करें, ये हमारा डेटरेंस है, मतलब आप पे ये हमला भारी पड़ेगा, आप इससे बच रही मिनिमम कॉमन। और इंडिया की पॉलिसी अब भी है नो फर्स्ट यूज, हम कभी फर्स्ट यूज न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं करेंगे। और दुनिया में
पर भाई आज केवल 4 कंट्री है विच आर न्यूक्लियर ट्रायड्स। न्यूक्लियर ट्रायड इज अ कंट्री जो सबमरीन से, लैंड से, मोबाइल लॉन्चर से और आसमान से बाय एयर आप न्यूक्लियर आर्सेनल फायर करें। और ये जो अब जो हमारा ये जो आया है ना, अब ये अग्नि 5, इसकी अभी मतलब वो जिसे मैं टेक्निकली करूंगा, जो जिन्होंने इसका ट्रायल लिया है वो है स्ट्रेटजिक कमांड। स्ट्रेटजिक कमांड वो होती है जिनके पास इन सब हथियारों को, न्यूक्लियर या भयंकर जितने भी इनको मैनेज करते, इनको चलाते, कोड्स होते हैं। हाँ, तो ये इन्होंने ट्रायल किया है। पहली बार एक यूजर ट्रायल हुआ है, यूजर ट्रायल के बाद ये इंडक्ट होगा। अगर आप न्यूक्लियर ट्रायल है, मैं कई बार नेशनल टीवी पे भी कह चुका हूँ, अगर आप न्यूक्लियर ट्रायड है, जो इंडिया है डिक्लेयर न्यूक्लियर ट्रायड है, 3 या 4 कंट्री दुनिया में है, और अगर जी जिनपिंग साहब ये सोचते हैं कि वो इंडिया का टेरिटरी लेंगे या न्यूक्लियर या हाइपरसोनिक या किसी मिसाइल की बात करेंगे, आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग फखर साहब, विद अ न्यूक्लियर ट्रायड यू कैन नेवर एवर विन अ वॉर। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही, इसमें कोई मतलब कोई शक नहीं है। बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात में 110% आप बहुत सेवल अवार्ड, मतलब कौन सी, मतलब उनके म्यूजिक सिटीजन ऑफ इंडिया, अदनान सामी साहब, ये वो आता है, वो होता आर्ट। अब मैं आपका देखूं तो एक जिन्हें अवार्ड और मिला, एकता कपूर जी वो है जो सास बहू वाले जितने भी सीरियल है ना खतरनाक ये वो बना दी। आपके मेरे एक पाकिस्तान में दोस्त है, एक बार वो मुझे मिले यूएस में, कहता है यार एक बार बताओ सुमित जी, ये इंडिया में ऐसा होता है क्या? मैंने कहा नहीं होता। कहता यार, मैंने कहा तो कहता फिर ये दिखाते क्यों है? मैंने कहा भाई टीआरपी ये दिखाते हैं। मैंने कहा पाकिस्तान में ऐसा होता क्या? कहता होने लगा है। कहता एक वो है, और एक बड़े फेमस नाम है करण जौहर साहब, उनको भी अवार्ड मिला। अगर अब ये जो आर्ट है ना सर, आर्ट रन्स ऑन परसेप्शन। आर्ट कोई साइंस नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता। अगर एकता कपूर कोई टेंजिबल चीज नहीं होती। देखिए करण जौहर साहब, कोई मुझे पता नहीं उन्होंने ऐसी कौन सी पिक्चरें बनाई जिससे देश और दुनिया का भलाई हुई है, मैंने तो खैर नहीं देखी। अब ठीक उसी तरह से अदनान हामिद साहब ने कुछ ऐसा काम जरूर किया होगा जिससे कुछ जो ये इनके जजेस होते जो बहुत, मतलब देखिए मैं आर्टिस्ट तो हो नहीं साहब, मुझे आर्ट वैसे ही कम समझ आता है। जो इनको देखते, इनका आंकलन करते, उन्हें लगता नहीं यार इन्होंने बहुत बड़ा काम किया आर्ट के उसमें। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो हमारे सीरियल चलते हैं ना आजकल सास बहू वाले, इनमें 3 एलिमेंट होते हैं, सास बहू और साजिश। तीन चीजें चलते हैं। पाकिस्तान में भी खूब बिकते हैं, दुनिया भर में खूब चलते हैं, बिल्कुल बिकते रहते, चिपचिपते रहते हैं इनमें। अब देखिए साहब, एंटरटेनमेंट की दुनिया में तो एक चीज है, जो बिकता है वो सोना है। मैं क्या बोलूं। जबरदस्त, बिल्कुल सही कहा। और ये सास बहू वाले ड्रामे, क्योंकि मैं खुद वैसे पाकिस्तानी ड्रामे भी मैं बहुत कम, मुझे लास्ट पता नहीं कई साल हो गए कि मैंने ड्रामे नहीं देखे, लेकिन क्योंकि घर में जिक्र होता है, मतलब घर वाले फिर देखते हैं। लेकिन ये इनकी सास बहू वाले जो ड्रामे थे, म्यूजिक बहुत पसंद है। और मतलब कुछ मूवीज कभी कभार शायद, अगर भाई आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मैंने भी 20 साल से कोई सीरियल नहीं देखा। देखिए उसको देखने के लिए दिल और दिमाग का ना लेवल एक बहुत ऊपर चाहिए, जो मेरा है नहीं। तो मैंने भी कोई सीरियल देखा नहीं है। बट मैं सच बताऊं आपको साहब, ये सुपर हिट चलते हैं, बहुत टीआरपी है, करोड़ों का धंधा है, और थीम यही 3 चीजों पे चलता है, सास बहू साजिश, इसी पे चलता है। और ये अब मैंने बताया मेरे एक दोस्त है पाकिस्तान के, वो कह रहा है यार ये इंडिया में होता है। मैंने कहा नहीं होता है। मैं कहा पाकिस्तान में होता है? कहता होने लगा है। वैसे ही पाकिस्तान आजकल जादू टोनों पे ही चलाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि वो असर जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर मसाइल भी लोग फेस करते हैं बहुत सारे लोगों से, मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल ना कहीं ना से मुझे बड़ा बिल्कुल सही नहीं। हमारे यहाँ खैर बहुत कुछ हो रहा है जिनों के जरिए। तो मैंने उस दिन एक बहुत खराब है, कुछ कह दे जिनों से, कह दे कि यार भाई साहब कुछ जिनों के पास है ना हमारे पास है। तो खैर anyway, बहुत शुक्रिया सुमित साहब, बड़ा मजा आया। एंड पे मैंने एक लाइटर नोट पे ये चीजें पूछी थी, ऐसे मतलब अगर व्यूअर्स हमारे देखते हैं तो सुमित साहब से बड़ी मतलब गपशप है, बड़ा मतलब अच्छा लगता है उनके साथ भाइयों वाला। इस वजह से मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ। तो ऐसा इसका कोई वो इतना वो खास वो नहीं था।
अवार्ड्स हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे पॉलिटिकल तरीके से मिलते हैं अवार्ड। हम देखते हैं अक्सर हमारे फौज की तरफ से बड़े बड़े अवार्ड्स ऐसे लोगों को दिए जाते हैं कि मतलब लोग परेशान हो जाते हैं कि यार कैसे दिए गए, लेकिन दिए जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई हिंदुस्तान में हो गया तो कोई अनहोनी हो गई। लेकिन ऑन ए लाइटर नोट मैंने